हेलो बच्चों, मैं हूं अरुण कुमार सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम वेपर प्रेशर के बारे में चर्चा किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वाष्प दाब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन का वाष्प दाब कैसे निकलेगा? तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब दो केस में निकलेगा। कैसे? तो आप जानते हैं कि सब्सटेंस दो तरह के यहाँ होंगे, एक वोलाटाइल सब्सटेंस होंगे और एक नॉन वोलाटाइल। मतलब एक उड़नशील पदार्थ होते हैं और एक अउड़नशील पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो तरह से सॉल्यूशन का वाष्प दाब निकलेगा। कितने तरह से सॉल्यूशन का वाष्प दाब निकलेगा? दो तरह से सॉल्यूशन के वाष्प दाब पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ते हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing vapor pressure of solution containing two volatile liquid, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing two volatile liquid, मतलब वोलाटाइल का हिंदी क्या होता है? उड़नशील। लिक्विड मतलब द्रव, मतलब दो उड़नशील द्रव को अगर हम मिश्रित करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? वाष्प दाब निकालने जा रहे हैं। अगर इसका हिंदी अगर लिखोगे तो हिंदी इसका होता है दो उड़नशील द्रव के विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना। दो उड़नशील द्रव का विलयन होगा, उसका वाष्प दाब हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दो उड़नशील द्रव के विलयन का वाष्प दाब कैसे निकलेगा, थोड़ा हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हेडिंग है कि उस सॉल्यूशन का वाष्प दाब निकालने जा रहे हैं जिसमें टू वोलेटाइल लिक्विड हो, मतलब दो उड़नशील द्रव होगा। दो उड़नशील द्रव अगर मिला हुआ रहता है तो विलयन बनता है, उसका वाष्प दाब हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे कराते हैं? हम यहां पर क्या करेंगे कि हम एक पात्र लेते हैं, ठीक है। इस पात्र में हम लिक्विड ए, मतलब द्रव ए मिला देते हैं। इसमें द्रव ए है, मतलब ई जो है इसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स है वह किसका मॉलिक्यूल्स है? ए का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। अब देखो, ये ए का मॉलिक्यूल्स है और ये पात्र बंद है। यह ए का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? वाष्प को बना के इस पर दाब लगाएगा। ये ए का मॉलिक्यूल्स है और ए के मॉलिक्यूल्स के वेपर के द्वारा दाब लगता है। उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? पीए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पीए। यहां पर हमारा पीए जो होगा, ये पीए क्या है? यानी ये शुद्ध द्रव ए का वेपर प्रेशर है। शुद्ध द्रव ए है, उसका वेपर प्रेशर, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। फिर हम एक दूसरा पात्र लेते हैं, ठीक है ना। इस दूसरे पात्र में द्रव बी मिला देते हैं, ठीक है, लिक्विड बी। मतलब इसमें किसका मॉलिक्यूल्स है बाबू? बी का मॉलिक्यूल्स है। इसमें किसका अणु है? बी का अणु है। अब ये पात्र बंद है, तो ये बी के मॉलिक्यूल्स भी अगर हीट करेंगे तो वेपर बनेगा और ये वेपर क्या लगेगा? प्रेशर लगाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? पीबी। अब यहां से पीबी क्या होगा, थोड़ा इसको यहां इधर करते हैं, द्रव ए का वेपर प्रेशर। यहां पर देखिए, ये पीबी जो हमारा होगा वह शुद्ध द्रव बी का वेपर प्रेशर है, मतलब इसमें कुछ मिलावट नहीं है। अब क्या करेंगे कि द्रव ए और द्रव बी दोनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं। द्रव ए और द्रव बी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। तो द्रव ए और द्रव बी को अगर मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। इस सॉल्यूशन में कौन कौन है? तो द्रव ए है और द्रव बी है। मतलब इस सॉल्यूशन में ए मोलिक्यूल्स बी भी होगा, ए भी मोलिक्यूल्स होगा, बी भी होगा,
ए मोलिकुल्स बी मोलिकुल्स, नहीं इसमें ए बी दोनों मोलिकुल्स है। अब इस दोनों के द्वारा जो वेपर बनेगा और ये वेपर जो हमारा प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग मान लेते हैं पीएम। क्या मान लेते हैं? पीएम। ये हमारा पीएम जो है, ये पीएम जो माने हैं, यह जो है बिलियन, इसका तो इंग्लिश आपको जानते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये हमारा सॉल्यूशन का क्या है? वेपर प्रेशर है। ठीक है, देखिए ये सब अभी हम कंज्यूम कर मान रहे हैं, क्योंकि ये सब हम मान के बना रहे हैं ताकि ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में बहुत आसानी होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने निकालने जा रहे हैं कि दो द्रव है, ऐसा द्रव जो हीट करने पर उड़ जाता हो, मतलब एस्केप हो जाता हो, वैसा द्रव दो द्रव है, उसी का विलयन है, उसका वाष्प दाब निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या किए, एक पात्र में एक द्रव ए लिए और इस द्रव के द्वारा जो वाष्प दाब लगाता है वो पीए हो गया, मतलब पीए क्या, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है। इसमें इस पात्र में द्रव बी लिए, इसके द्वारा जो दाब लगाता है उसको हम लोग पीबी मान लेते हैं। पीबी जो है वह शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब है, मतलब वेपर प्रेशर है, इसमें कुछ मिला नहीं है। अब क्या किए, दोनों को मिला दिए तो ये सॉल्यूशन बन गया। ये हमारा जो सॉल्यूशन बना है इसमें दोनों मोलिकुल्स हैं, इस दोनों मोलिकुल्स के द्वारा, इस दोनों मोलिकुल्स के वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है पीएम, ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब मिश्रण का वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक पार्शियल, देखिए यहां से हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर की चर्चा आएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर थोड़ा समझने वाली बात है। पार्शियल वेपर प्रेशर, इसका हिंदी होता है आंशिक वाष्प दाब। इसका हिंदी क्या होता है? आंशिक वाष्प दाब। अब देखिए ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है। पार्शियल वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? तो पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे कहते हैं? आप लोग 11th में गैसीय स्टेट में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो, तो उस मिश्रण में किसी एक पदार्थ का अगर हम वाष्प दाब निकाल लेंगे तो समझ जाते हैं कि वह उसका आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। कहां पे? मिश्रण में। उस मिश्रण में से किसी एक का निकाल लेंगे तो वह उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। अब देखिए यहां पर एक सॉल्यूशन है, मतलब क्या, इसमें दो कंपोनेंट मिला हुआ है, इस पात्र में दो कंपोनेंट मिला हुआ है, एक द्रव ए है और एक द्रव बी है। अब इस दोनों को मिला के उसका वेपर प्रेशर क्या है? पीएम है। अब ये दो कंपोनेंट का मिश्रण है और इस मिश्रण में अकेला ए का जो वेपर प्रेशर होगा वह ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, बी का जो वेपर प्रेशर होगा वह बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। मिश्रण में ऐसा होगा, शुद्ध वाला तो लिख ही दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आपसे पार्शियल वेपर प्रेशर किसे कहते हैं पूछेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर आंशिक वाष्प दाब किसे कहते हैं? आपको कहना होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो तो उस मिश्रण में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है। नहीं, यानी हम ऐसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण हो तो मिश्रण में किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है। देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण हो, तो मतलब वही कंपोनेंट, जब दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण हो तो मिश्रण में, इसमें बाबू उस मिश्रण में ही किसी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। नहीं, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में ए और बी दोनों मिला हुआ है, सॉल्यूशन में ए और बी दोनों मिला हुआ है। अब इस मिश्रण में एक का
अगर हम वेपर प्रेशर देखेंगे, मिश्रण में ए का वेपर प्रेशर देखेंगे, समझ जाएंगे वह ए का पार्शियल प्रेशर होगा। बी का वेपर प्रेशर देखेंगे तो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। अब देखिए हम कह देते हैं कि इस मिश्रण में ए का जो वेपर प्रेशर होगा वह पी डैश ए होगा और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वह पी डैश बी होगा। नहीं, इसका मतलब है कि इस दोनों को मिलाकर वेपर प्रेशर पी है, वह सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। अब इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर पी डैश ए है और बी का प्रेशर पी डैश बी है। इसका मतलब है कि ये हमारा पी डैश ए जो होगा, ये पी डैश ए, ठीक है ना, तो ये पी डैश है द्रव ए का पार्शियल वेपर प्रेशर। अब पी डैश बी जो होगा वह द्रव बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। ये हम अब मान लें, समझ गए। पार्शियल वेपर हमेशा मिश्रण में होता है, ठीक है ना, ये हम यहां तक जान लेते हैं, ठीक है, लिख लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने पार्शियल वेपर प्रेशर भी समझ गए। अब देखिए इसमें एक राउल्ट का नियम है, मिटा दे। अब इसमें राउल्ट का नियम क्या, कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान। राउल्ट का नियम, राउल्ट ने क्या कहा था इसमें, उस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। राउल्ट लॉ से, राउल्ट के नियम से, किस नियम से बाबू पढ़ने जा रहे हैं, राउल्ट के नियम से, राउल्ट लॉ से, राउल्ट के नियम से। राउल्ट ने क्या कहा था, देखिए राउल्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया था, हम यहां लिख राउल्ट के नियम से, ठीक है। राउल्ट ने कहा था कि सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट, सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। ये अपने राउल्ट ने कहा था, ये स्टेटमेंट याद रखना है। आपसे अगर पूछेगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है तो आपको कहना होगा कि सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है, ठीक है ना, सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है, ठीक है ना, तो एक सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मतलब जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर लेते हैं उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होता है, ठीक है। ये कौन कहा था, राउल्ट ने कहा था, ठीक है ना। राउल्ट ने क्या कहा, सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। मतलब इन ए सॉल्यूशन partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction of that component, ठीक है। ये कौन कहा था, राउल्ट्स ने कहा था, राउल्ट्स लॉ सिखाई, ठीक है। अब देखिए हमने यहां से राउल्ट्स लॉ क्या फॉर्मूला बनाते हैं, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ के कौन कौन कंपोनेंट है, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। तो अगर यहां पर हम लिखते हैं द्रव ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे, देखो द्रव ए का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वह समानुपाती होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का। द्रव ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है तो यहां पर लिखेंगे समानुपाती होगा द्रव ए का मोल फ्रैक्शन, द्रव ए का मोल फ्रैक्शन। अब देखिए कि द्रव ए का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, द्रव ए का पार्शियल वेपर, देखो द्रव ए का पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब क्या है, पी डैश ए है, क्या है, पी डैश ए, ठीक है ना। थोड़ा इधर दिखाई देता होगा, नहीं तो द्रव ए का मोल फ्रैक्शन यहां लिख देते हैं। अब देखो पी डैश ए, यहां पर क्या चिन्ह देंगे, समानुपाती का चिन्ह देंगे, यहां पर क्या चिन्ह देंगे, समानुपाती। क्या है, द्रव ए का मोल फ्रैक्शन, तो द्रव ए का मोल फ्रैक्शन क्या मान लेंगे, ऐसे
द्रव ए का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, पी डैश ए इज इक्वल टू, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या आएगा, के इंटू मोल फ्रैक्शन ए, मतलब जीटा ए, ये फॉर्मूला आएगा। अब इस के का मान कैसे निकालेंगे, आपको कैसे, इस के का मान कहां से आएगा, तो इसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, इस के का मान कहां से आएगा, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने राउट ने कहा था उस टाइप से ही किए थे। ठीक है ना, आपको वैसे जी मोल फ्रैक्शन ए कैसे निकलेगा, आपको बताए थे कि मोल फ्रैक्शन जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल ऊपर बट्टा टोटल मोल। ठीक है, चलिए यहां से लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो यही बता लिए होंगे, यहां तक लिख लीजिए। ठीक है ना, अब इस के का मान निकालेंगे। और इस के का मान देखिए, के का मान, तो के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना कि शुद्ध द्रव ए है, मतलब सिर्फ शुद्ध द्रव ए लिए, मान लीजिए कि शुद्ध द्रव ए है। ठीक है ना, अब बताइए शुद्ध द्रव ए है, ये हमारा शुद्ध द्रव है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, तो आप जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब इस सोल्यूशन में शुद्ध द्रव ए है, बी नहीं है, तो आप जानते हैं कि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जोड़ एक होता है। तो आप बताइए सिर्फ द्रव ए है, द्रव बी नहीं है, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0। सिर्फ शुद्ध द्रव ए है, याद रखना सोल्यूशन में बी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शुद्ध द्रव ए है। जब ए है इसका मतलब बी नहीं है, तो बी नहीं है तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0। अगर बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो यहाँ 0 मान बैठाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन ए बराबर कितना आ जाएगा, 1। मोल फ्रैक्शन ए बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो आप देखिए कि इस सॉल्यूशन में सिर्फ शुद्ध द्रव ए है, तो शुद्ध द्रव ए का प्रेशर क्या होता है, राउल्ट के नियम से यहां पे लिखेंगे, फिर राउल्ट के नियम से आप लोग जानते हैं कि राउल्ट के नियम से क्या होता है, तो राउल्ट ने क्या कहा था कि मतलब कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। तो बताइए इसमें शुद्ध द्रव ए है, तो शुद्ध द्रव ए का जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, पी ए होगा, और वो समानुपाती होगा मोल फ्रैक्शन ए का। तो ये हमारा जो पी ए है वो समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के। अब मोल फ्रैक्शन ए का मान कितना है, 1, तो यानी पी ए बराबर क्या होगा, के, यानी के का मान क्या निकल गया, पी ए। के का मान क्या निकल गया, पी ए। फिर से इसको एक बार समझिएगा, हमने वहां पर निकाल दिए थे, इस के का मान निकालने जा रहे हैं, हमने मान लिए कि शुद्ध द्रव ए है, हम मान लिए कि शुद्ध द्रव ए है, हम जानते हैं कि दोनों कंपोनेंट का जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1 होता है। तो शुद्ध द्रव ए है जिसमें बी नहीं है, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0, तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। अब राउल्ट के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वह उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। अगर शुद्ध द्रव ए है तो शुद्ध द्रव का वेपर प्रेशर क्या मान लेंगे, पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए। अब बताइए पी ए समानुपाती है कोई कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन ए का मान 1, तो यानी क्या हुआ, पी ए बराबर के का मान पी ए आया। ठीक है, तो आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि पी डैश ए बराबर होता है के मोल फ्रैक्शन ए। वो अभी पढ़े हैं कि हम जान रहे हैं कि पी डैश ए बराबर क्या होता है, के इंटू मोल फ्रैक्शन ए। अब बताइए यहां से पी डैश ए बराबर के का मान क्या बैठाएंगे, पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए, ये फॉर्मूला आ गया। मतलब क्या हुआ कि यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस कैलकुलेशन से हम पढ़े हैं कि इस कैलकुलेशन से हमको यह स्पष्ट हो गया है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में
और मोल फ्रैक्शन दोनों का गुणनफल ही उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। नहीं, हम ऐसे लिखेंगे कि ऊपर की कैलकुलेशन से यह स्पष्ट है कि राउल्ट के नियम से किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के शुद्ध वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये बात भी हम लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए, यहां से एरो देकर हम लिख देते हैं कैलकुलेशन। ये जो हम कैलकुलेशन किए हैं, कैलकुलेशन से स्पष्ट है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, कैलकुलेशन से स्पष्ट है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था, या ऐसे लिख दो, थोड़ा लैंग्वेज अच्छा रहेगा, उसी कंपोनेंट के शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, कैलकुलेशन स्पष्ट है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसी कंपोनेंट के शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर, जिस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे ना, तो उसी कंपोनेंट का शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों के गुणनफल करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इस कैलकुलेशन से ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, आइए यहां से आप उतार लीजिएगा ये उसके बाद ये। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार। देखिए, इसी प्रकार हम क्या लिखे हैं कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, तो यहां पर द्रव बी का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे, लिखेंगे यहां पर इसी प्रकार द्रव बी का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, उसी कंपोनेंट के शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर, द्रव बी का निकाल रहे हैं ना, यहां पर लिखेंगे द्रव बी का वेपर प्रेशर किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, इनटू द्रव बी का मोल फ्रैक्शन, जो कैलकुलेशन आया बस हम उसी प्रकार लिख दिए। अब देखिए, द्रव बी का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, पी डैश बी, इनटू द्रव बी का वेपर शुद्ध अवस्था में, द्रव बी का वेपर शुद्ध अवस्था में क्या माने, पी बी, इनटू मोल फ्रैक्शन किसका, बी का। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, इसको भी लिख लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा हम मोल फ्रैक्शन का एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो हम सॉल्यूशन का अभी तक वेपर प्रेशर, अभी तो हम पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं निकाल रहे हैं, हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें। चलिए, अब देखिए यहां पर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को या
टोटल वेपर प्रेशर को। अब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने जा रहे हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, यानी तो टोटल वेपर प्रेशर। तो आप लोग जानते हैं, यहां पे लिखेंगे डाल्टन्स के नियमानुसार, डाल्टन के नियमानुसार से। हम लोग डाल्टन का नियम गैसीय स्टेट में पढ़े थे 11th में कि डाल्टन के नियमानुसार से, डाल्टन के नियमानुसार से हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, डाल्टन के नियमानुसार सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उपस्थित प्रत्येक कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उपस्थित प्रत्येक कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, याद रखना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उपस्थित प्रत्येक कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने इसमें क्या माने हैं, पीएम। यहां से हमारा जो ये पीएम होगा, अब सॉल्यूशन में उपस्थित जितना भी कंपोनेंट है सबके पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ेंगे, योग होगा। तो सॉल्यूशन में ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, पी डैश ए, प्लस बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी डैश बी, ओके। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसमें उपस्थित जितना भी कंपोनेंट है सबके पार्शियल वेपर प्रेशर का योग के बराबर होता है। तो यहां से और भी फॉर्मूला निकल जाएगा, ये फॉर्मूला ये हो गया, और भी हो जाएगा पीएम बराबर क्या होगा, पी डैश ए, पी डैश ए का फॉर्मूला निकला था, याद है ना, पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी डैश बी, तो पी डैश बी इंटू मोल, सॉरी पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी, ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है, हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा, ये सॉल्यूशन का पीएम क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी ए क्या है, शुद्ध द्रव ए का वेपर प्रेशर, पी बी क्या है, शुद्ध द्रव बी का वेपर प्रेशर, एक्स ए क्या है, ए कंपोनेंट का मोल अंश, और एक्स बी क्या है, बी कंपोनेंट का मोल अंश। अब मोल अंश कैसे निकालते हैं, तो आपको हम बता देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये उतार लिए, चलिए अब देखिए मोल फ्रैक्शन ए है, देखो एक्स ए कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ए लिखेंगे यहां पर, कंपोनेंट ए का मोल, मतलब मोल फ्रैक्शन ए का निकालना हो तो कंपोनेंट ए का मोल कर लेंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे, कुल मोल, कुल मोलों की संख्या। अगर मोल फ्रैक्शन बी निकालना हो, मतलब बी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो यहां पर लिखेंगे कंपोनेंट बी का मोल, जो बी का मोल होगा उसको रख देंगे, अब बट्टा में कुल मोल, बट्टा में कुल मोलों की संख्या, ठीक है, कुल मोलों की संख्या। अब दोनों की मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो एक के बराबर हो। याद रखना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका मोल ऊपर में है बटा कुल मोल, जैसे ए का निकालना है ए का मोल ऊपर है बटा कुल मोल, बी का निकालना है बी का मोल ऊपर है बटा कुल मोल। इस टाइप से निकाल के हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, तो पूरा हम मिटा दें, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन है आपको एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन आपको है 114 ग्राम ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑक्टेन को 114 ग्राम ऑक्टेन को 78 ग्राम, सॉरी 78 ग्राम, 114 ग्राम ऑक्टेन को 78 ग्राम
बेंजीन के साथ मिलाया गया है, ठीक है। 114 ग्राम ऑक्टेन को 78 ग्राम बेंजीन के साथ मिलाया गया है, तो इस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, इस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें यदि ऑक्टेन और बेंजीन का वाष्प दाब क्रमशः 200 बार तथा 100 बार। देखिए यहां से नॉमिनल कैसे बनना था, 114 ग्राम ऑक्टेन को 78 ग्राम बेंजीन के साथ मिलाया गया है, तो इस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है जब बेंजीन और ऑक्टेन और बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दिमाग से कैसे सोचते हैं। हम क्या किए, यहाँ पे हमने एक पाथ ले लेंगे, क्वेश्चन बनाने का तरीका बताते हैं, अगर नहीं हो तो ऐसे बनाइए। एक क्वांटिटी ले लिए, इसमें 114 ग्राम ऑक्टेन है और 78 ग्राम बेंजीन है। 78 ग्राम क्या है, बेंजीन है। दोनों को क्या किए, मिला दिए, तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ऑक्टेन है और एक बेंजीन है। तो ऑक्टेन और बेंजीन है, इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी, मतलब ये द्रव ए है और ये द्रव बी है, मतलब ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, मान लिए। अब आइए सॉल्यूशन ये बना, तो सबको सॉल्यूशन मतलब विलयन का वाष्प दाब, तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या माने, पीएम, पीएम निकालना है, ठीक है। अब देखो ऑक्टेन और बेंजीन का वाष्प दाब, मतलब इसका मतलब क्या, ऑक्टेन और बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है, इसका मतलब ये अलग अलग दिया हुआ है। तो ऑक्टेन क्या है, ए, ऑक्टेन को क्या माने है ए, तो ए का वाष्प दाब, ये शुद्ध अवस्था में है ना, अलग अलग है तो शुद्ध अवस्था में है, तो ए का वाष्प दाब मतलब पी ए, तो ऑक्टेन का वाष्प दाब दिया हुआ है 200, इसको बी मान लिए हैं। तो बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है, 100, तो पी बी बराबर 100। बी का मतलब ये बेंजीन का वाष्प दाब है और ये ऑक्टेन का, ये अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम फार्मूला जानते हैं कि हमारा फार्मूला पी एम बराबर होता है पी ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी बी मोल फ्रैक्शन बी। तो पी एम निकालना है, तो पी ए भी दिया है और पी बी भी दिया है, क्या नहीं दिया है, मोल फ्रैक्शन ए नहीं दिया है, मोल फ्रैक्शन बी ने दिया है। तो आप सोचेंगे कि मोल फ्रैक्शन ए निकलेगा कैसे। हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ए बराबर क्या होगा फार्मूला, तो मोल फ्रैक्शन ए बराबर होता है कंपोनेंट ए का मोल, या ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, मोल को हम एन सूचित करेंगे, कंपोनेंट अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना हो तो मोल ए अब बट्टा टोटल मोल, मतलब ए का भी मोल प्लस बी का भी मोल। तो हमको आप देखिए, तो क्या मोल दिया है, नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, ग्राम, द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है। हम जानते हैं कि ए का मोल निकल जाएगा, ए क्या है, ऑक्टेन है, ऑक्टेन का मोल निकलेगा, तो मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दिए गए द्रव्यमान ग्राम में है बट्टा आणविक द्रव्यमान। तो ऑक्टेन कितना द्रव्यमान दिया है, 114, अब बट्टा में आणविक द्रव्यमान, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, ये ऑक्टेन है, 12 96, 18 जोड़ोगे तो 114 ही आएगा, कट जाएगा, यानी 1 लाएंगे। अब बी का मोल निकालो, तो बी का मोल दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, अब आणविक द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 78। अब बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 वर्षा 72, इसका भी 78 होगा, आणविक द्रव्यमान 1 हो गया, कितना हो गया, 1। अब देखिए कि यहां से आपको मोल फ्रैक्शन ए निकल जाएगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकला उसका मोल ऊपर में, तो इसका मोल कितना, 1, अब बट्टा टोटल मोल Na प्लस Nb, तो टोटल मोल करना है, टोटल मोल मतलब क्या, Na प्लस Nb दोनों को जोड़ दोगे यानी 0.5। उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन बी निकालना हो, मोल फ्रैक्शन अगर बी निकालेंगे तो बी का मोल ऊपर रखेंगे, तो बी का भी मोल कितना दिया, 1, अब बट्टा टोटल मोल, तो दोनों जोड़ेंगे तो 2,
ये भी 0.5, देखो दोनों जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। अब वो निकालना क्या है, देखो यहाँ पे पीएम निकालना है, तो पीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पीए, तो पीए कितना दिया देखो तो 200 इनटू मोल फ्रैक्शन ए, तो मोल फ्रैक्शन ए कितना दिया है 0.5, फिर प्लस पीबी, पीबी कितना दिया हुआ है, पीबी जो हमारा दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, इनटू ए भी 0.5। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 दूना 10 और 2 शून्य अलग से 1000 नहीं। अब देखो 1 0 के बाद ये 100 हो जाएगा, फिर प्लस इसको करोगे तो 500 नहीं हो गया 50, यानी ये हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा 150 बार आंसर होगा। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में कुछ भी नाम दिया रहे, हमने दोनों को लेकर एक को ए मान लेंगे एक को बी मान लेंगे, ताकि फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, याद रखना है बीरियम का वास्तव निकालना था, पी नहीं दिया हुआ था, द्रव्यमान दिया है तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन आपको बताए हुए हैं कि जिसका मोल फ्रैक्शन है उसका मोल ऊपर है बटा टोटल मोल, तो मोल चाहिए था तो मोल बराबर होता है दिए गए द्रव्यमान बटा अन्य द्रव्यमान, इसका 114 था, ऑक्टेन का अन्य द्रव्यमान 114 ही होता है। इसी करके क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही तक रखते हैं। ठीक है, तो इस पर और भी हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए